हाय फ्रेंड्स। तो वेक्टर का ये चौथा लेक्चर है। इसमें हम लोग क्वेश्चन टाइप थ्योरी पढ़ेंगे और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्वेश्चन के हेल्प से क्लियर करेंगे। हम लोग वेक्टर का एडिशन पढ़ लिए हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ लिए हैं। आज क्वेश्चन टाइप थ्योरी पढ़ेंगे और बहुत सारी कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए कि ये एक रेफरेंस है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स डायरेक्शन को इस रेफरेंस में आई कैप का डायरेक्शन बोला जाता है और वाई एक्सिस को जे कैप डायरेक्शन, और परपेंडिकुलरली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड इस डायरेक्शन को के कैप बोला जाता है। के कैप का डायरेक्शन। इस रेफरेंस में अगर कोई पॉइंट है यहाँ पे 3,4, तो अगर ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाएं तो ये एक वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर को हम लोग लिख भी सकते हैं। दिख रहा है कि ये वेक्टर आई कैप के डायरेक्शन में 3 यूनिट है और जे कैप के डायरेक्शन में 4 यूनिट है। तो इस वेक्टर का नाम दे देते हैं पी। तो पी वेक्टर हम लोग लिख भी सकते हैं कि पी वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मान लीजिए यहां पे भी एक पॉइंट है 5,6 और ओरिजिन से उस पॉइंट को मिलाएंगे तो एक और वेक्टर मिलेगा। इस वेक्टर का भी नाम दे देते हैं क्यू, और क्यू वेक्टर भी हम लोग लिख सकते हैं 5 यूनिट आई कैप में और 6 यूनिट जे कैप में। तो 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। यहां पे अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएं तो एक तीसरा वेक्टर मिलेगा। इसका नाम दे देते हैं आर। आर वेक्टर निकालना है। यहाँ पे पी वेक्टर इस पॉइंट का 3,4 पॉइंट का पोजीशन बता रहा है, तो ये पी वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। ध्यान से देखिए तो क्यू वेक्टर भी इस पॉइंट का पोजीशन बता रहा है, तो क्यू भी पोजीशन वेक्टर है। और ये आर इन दोनों पोजीशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस है। इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोला जाता है। यहाँ पे आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और ये P और Q पोजीशन वेक्टर है। तो R वेक्टर कैसे मिलेगा? तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिए। P वेक्टर का हेड R वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है और Q वेक्टर P वेक्टर के टेल से शुरू होता है और R वेक्टर के हेड तक जाता है। तो ट्रायंगल लॉ कहता है कि यहाँ पे P और R को ऐड करेंगे तो Q मिलेगा। ट्रायंगल लॉ में यही पढ़े थे हम लोग कि दो वेक्टर में अगर एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ा हुआ हो तो उन दोनों का रिजल्टेंट होगा पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड को मिलाने से जो वेक्टर बनेगा वही होगा इन दोनों का रिजल्टेंट। तो उसी के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ये लिखे हैं और आर फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए तो आर की वैल्यू आएगा यहाँ पे आर वेक्टर इक्वल टू क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। और क्यू और पी यहाँ पे पता है पोजीशन वेक्टर है। क्यू की वैल्यू है 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इक्वल टू आएगा 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप और माइनस
पी वेक्टर की वैल्यू है 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा यहाँ से 5i माइनस 3i, 2i, और 6j माइनस 4j प्लस 2j। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा 2, दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा i प्लस j। तो यहाँ 2 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पता था, तो उन दोनों पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग निकाल लिए। यहाँ से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं। देखिए r का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो रेफरेंस में अगर 2 पॉइंट पता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ यही है, ऐसे ही निकालेंगे। या फिर रेफरेंस में अगर 2 पॉइंट का पोजीशन पता है तो उन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऐसे निकालेंगे। यही है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर है a और b, इन दोनों वेक्टर पे जो नॉर्मल वेक्टर होगा उस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि a इधर कहीं होगा और एक वेक्टर है b जो इस डायरेक्शन में कहीं पे होगा, और यहां से हमें a और b दोनों पे नॉर्मल होना चाहिए ऐसा वेक्टर, ऐसे वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो पहले a और b दोनों पे नॉर्मल हो ऐसा वेक्टर निकालेंगे, फिर उसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे अगर हम इस डायरेक्शन का वेक्टर निकालें तो इस डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा a क्रॉस b। a क्रॉस b करेंगे तो थंब का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड आ रहा है, तो a क्रॉस b ये वेक्टर होगा। a क्रॉस b करने से जो रिजल्ट मिलेगा वो वेक्टर ही होगा, और उस वेक्टर का डायरेक्शन a और b दोनों पे नॉर्मल होगा 90 डिग्री। तो a क्रॉस b निकाल लेंगे तो इन दोनों पे नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा। फिर इस नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a और b दोनों पे नॉर्मल हो ऐसा यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। तो यहाँ पे a क्रॉस b करते हैं, a क्रॉस b ये इक्वल टू आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस k क्रॉस i माइनस j प्लस k। तो यहाँ से 2i को i वाले के साथ क्रॉस करेंगे तो वो 0 आएगा, सेम डायरेक्शन का क्रॉस 0, और 90 डिग्री वाले वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 1 होगा। तो यहाँ से 2 को क्रॉस करेंगे j के साथ, यहाँ पे एक सर्किल वही वाला ड्रॉ कर लेते हैं, i j k का i j और k। तो 2i क्रॉस माइनस j, तो 2 इंटू माइनस 1 ये -2 आएगा, और फिर i क्रॉस j इक्वल टू प्लस k और फिर 2i क्रॉस k, तो 2 क्रॉस 1 तो ये +1 +2, और फिर i क्रॉस k माइनस j, एंटी क्लॉक में चले हैं तो माइनस j। इस 2i का
क्रॉस इन तीनों के साथ हो गया। अब 3j का क्रॉस इन तीनों के साथ करते हैं, तो 3j क्रॉस i, तो ये आएगा +3 और j क्रॉस i माइनस k। और अब इस 3j कैप को क्रॉस करेंगे -j कैप के साथ, तो सेम डायरेक्शन है j कैप और j कैप, तो सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो इस 3j कैप को अब k कैप के साथ करते हैं, तो 3 क्रॉस 1 +3 आएगा और j क्रॉस k i कैप। अब इस k कैप का इन तीनों के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो k कैप क्रॉस i कैप इक्वल टू j कैप प्लस j कैप, और फिर k कैप क्रॉस माइनस j कैप, तो 1 क्रॉस -1 ये -1 होगा, और k क्रॉस j ये -i होगा, -i कैप। और फिर k क्रॉस k करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, सेम डायरेक्शन वाले का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पे k कैप है और एक यहाँ पे k कैप है, तो ये है माइनस और प्लस, -3k कैप और -2k कैप, ये आएगा -5k कैप। और फिर एक j कैप यहाँ पे है और एक j कैप यहाँ पे है प्लस और माइनस, -2j कैप प्लस j कैप, तो ये आएगा -j कैप, -2 + 1 -1, और फिर 3i कैप और माइनस प्लस i कैप, तो 4i कैप, ये आएगा a क्रॉस b। और a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर निकालना है यहाँ पे, तो a क्रॉस b मिल गया। अब a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहाँ पे a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a क्रॉस b, इसका मैग्नीट्यूड आएगा √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये आएगा 25, ये आएगा 16 और ये आएगा 1, तो ये आ जाएगा √25 प्लस 16 प्लस 1, ये आ जाएगा 42। तो a क्रॉस b की वैल्यू 42, और यहाँ पे निकालना है a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर, ये तो ये आ जाएगा a क्रॉस b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। तो a क्रॉस b यहाँ पे है, माइनस यहाँ से लिख देते हैं 4i कैप माइनस j कैप माइनस 5k कैप, 4i कैप माइनस j कैप माइनस 5k कैप, तो a क्रॉस b बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b जो √42 आया है, तो यहाँ पे आ जाएगा √42, तो ये होगा a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे a और b दोनों पे परपेंडिकुलर होगा a क्रॉस b इस डायरेक्शन में, और उसी a क्रॉस b का यूनिट वेक्टर है ये, तो ये वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। इसी तरह किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी कांस्टेंट से डिवाइड करने पे उसके मैग्नीट्यूड में कमी आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे
मान लीजिए कि एक वेक्टर है a 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 या कोई भी कांस्टेंट से, मान लीजिए कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा वेक्टर मिलता है b। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 2 6i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। यहाँ पर इन दोनों वेक्टर को ध्यान से देखिए, ये b a वेक्टर से मैग्नीट्यूड में ज़्यादा होगा, डायरेक्शन दोनों का सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ पे a बराबर 1/3 टाइम्स b है, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि b इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a। तो यहाँ पे a और b वेक्टर मैग्नीट्यूड में डिफरेंट होगा, डायरेक्शन में सेम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और साथ में एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर तब होगा जब उसमें 3 चीजें सेटिस्फाई होगा, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वो वेक्टर के कैलकुलेशन रूल को भी फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे क्वांटिटी आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा पर वेक्टर के कैलकुलेशन रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो ऐसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, वेक्टर नहीं बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि ये एक वायर है, इसमें करंट आ रहा है 5 एम्पियर, ये भी एक वायर है, इसमें करंट आ रहा है 3 एम्पियर, और यहां से एक वायर इधर है और ये एंगल है 60 डिग्री। तो इस वायर में अगर करंट पूछेंगे तो यहाँ पे इस वायर में कितना करंट होगा, इसके लिए इस एंगल का कोई रोल नहीं है। इन दोनों को सिंपल सम करेंगे, 5 + 3 8 एम्पियर होगा इसमें। यानी कि इसमें करंट के लिए इन दोनों का सिंपल एडिशन हो रहा है, दोनों के बीच के एंगल पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आ रहा है इन दोनों के एडिशन का। जबकि करंट में डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी इन दोनों का एडिशन सिंपली 8 आ रहा है, इस एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोलेंगे। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसका कैलकुलेशन वेक्टर कैलकुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, आइए और कॉन्सेप्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 2 वेक्टर लिए हैं a और b। यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड होगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो a का मैग्नीट्यूड आ जाएगा 5 और b का मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ पे b का मैग्नीट्यूड ये आएगा √2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 + 9 √13। तो ये आ जाएगा b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 3.6 के अबाउट आएगा। यहाँ पे a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड को ऐड करेंगे, तो b का मैग्नीट्यूड 3.6 है, a का मैग्नीट्यूड 5 है, तो ये आएगा 5 + 3.6 8.6।
अब यहाँ से a प्लस बी निकालते हैं और फिर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ से a वेक्टर प्लस b वेक्टर जो होगा वो आएगा 3 प्लस 2, 3i कैप प्लस 2i कैप, 5i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 3j कैप, 7j कैप। तो यहाँ से a प्लस बी का मैग्नीट्यूड आएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो ये आ जाएगा 9 5 14, 4 और 2 6 और 1 कैरी था तो 7। ये भी लगभग 8.6 के अबाउट ही आएगा। तो यहाँ पे a प्लस बी का मैग्नीट्यूड 8.6 आया और a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड भी 8.6 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे अब देखिए इसमें एक ट्विस्ट लाते हैं। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं यहाँ। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो a का मैग्नीट्यूड तो अभी भी वही रहेगा, b का भी मैग्नीट्यूड वही रहेगा और a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये यही आएगा। लेकिन a प्लस b की वैल्यू अब 5i कैप प्लस 7j कैप नहीं होगा। 3i कैप प्लस 2i कैप, ये 5i कैप आएगा और फिर 4j कैप माइनस 3j कैप 1j कैप आएगा। और यहाँ से जब a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, a प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये आएगा अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये आएगा अंडर रूट 26, जो लगभग 5.09 के अबाउट आएगा। तो यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड ये है और फिर a प्लस b का मैग्नीट्यूड ये आ रहा है ये। तो यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड प्लस b का मैग्नीट्यूड ये ग्रेटर है a प्लस b के मैग्नीट्यूड से। इसको ठीक से देखिए, यहाँ पे एक स्टेटमेंट है कि रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। अगर ये दोनों वेक्टर है तो ये है रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ये है रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ये है रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। और यहाँ पे ये है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, इन दोनों के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये है और इन दोनों के मैग्नीट्यूड का रिजल्टेंट ये है। यहाँ पे इस पॉइंट को लिख देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट ये है 5.09 इन दोनों वेक्टर का, 5.09 और रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड
रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ये है 8.6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट ये है और रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड ये है। तो ये दोनों एक बात नहीं है, ये दोनों सेम बात नहीं है। अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये दोनों लगभग बराबर आया था। तो ये ए का मैग्नीट्यूड और प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमेशा बड़ा ही नहीं होगा, बराबर भी हो सकता है ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के, पर ए का मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड का एडिशन ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड के एडिशन से बड़ा या बराबर हो सकता है, इससे कभी ये कम नहीं हो सकता है। तो ये दोनों अलग अलग बात है, ये दोनों चीज ध्यान रखना कि मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो पहले और फिर उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। और इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इसका मतलब हुआ कि दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड अलग अलग निकाल के ऐड कर दो। तो ये दोनों अलग अलग बात है, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, बहुत कॉन्सेप्चुअल है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक दो कॉन्सेप्ट और देखते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर दो वेक्टर अपने पास है तो उन दोनों को ऐड करने पे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा ये देख लेते हैं। अपने पास मान लीजिए दो वेक्टर है, एक है F1 इक्वल टू 10 न्यूटन, कोई फोर्स है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, और F2 इक्वल टू 6 न्यूटन। तो इन दोनों को अगर वेक्टर सम करें तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो इन दोनों को वेक्टर सम करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा वो होगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 10 इंटू 6 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे रिजल्टेंट को हम चेंज कर सकते हैं इसमें सिर्फ थीटा चेंज करके, क्योंकि 10 और 6 तो फिक्स वैल्यू है। दोनों फोर्स को किस किस डायरेक्शन में लगाएं ताकि बॉडी पे मैक्सिमम फोर्स लगे या फिर मिनिमम फोर्स लगे, तो सिर्फ हम एंगल को चेंज कर सकते हैं, दोनों फोर्स के बीच के एंगल को चेंज कर सकते हैं। फोर्स की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे। तो मान लीजिए ये कोई बॉडी है, इस पे दोनों फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर कहीं लग रहा है 6 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? तो R की मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी। यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ cos थीटा इज मैक्स देन R इज मैक्स। तो cos थीटा मैक्सिमम कब होगा? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होता है, और cos थीटा में थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तब ये 1 आ जाएगा, क्योंकि cos 0 1 होता है। तो यहाँ पे cos थीटा तब मैक्स होगा जब थीटा 0 डिग्री होगा। थीटा 0 डिग्री यानी कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लग रहा है। तो जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में लगेगा उस वक्त ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगा, तो R भी मैक्सिमम होगा। तो cos थीटा की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां से R मैक्स की वैल्यू आएगा, R मैक्स की वैल्यू आएगा अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6 इंटू 1, क्योंकि cos थीटा 0 डिग्री के लिए 1 हो जाएगा। तो यह आएगा 10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 6। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 प्लस 6 का होल स्क्वायर, और ऊपर इस पे रूट है। तो यहाँ पे इस रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये आएगा 10 प्लस 6 16 न्यूटन।
तो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 16 न्यूटन होगा जब एंगल 0 डिग्री होगा दोनों फोर्स के बीच, यानी कि दोनों फोर्स जब सेम डायरेक्शन में लगेगा उस वक्त फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होगा। और ये इस आर की वैल्यू मिनिमम कब होगा? जब इस कॉस थीटा की वैल्यू मिनिमम होगा। तो कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू, कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 होता है, और थीटा के जगह पे 180 डिग्री रखेंगे तब कॉस थीटा की वैल्यू -1 होगा। यानी कि इन दोनों फोर्स के बीच अगर एंगल आ गया 180 डिग्री का तो उस कंडीशन पे कॉस थीटा मिनिमम होगा, और कॉस थीटा मिनिमम होगा तो उसी कंडीशन पे आर भी मिनिमम होगा, आर भी मिनिमम होगा। तो यहाँ पे कॉस थीटा की जगह पे, थीटा की जगह पे 180 डिग्री पुट करते हैं तो आर की जो वैल्यू मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। तो यहाँ से आर मिनिमम मिलेगा 10 का स्क्वायर, और थीटा की जगह पे 180 डिग्री पुट करेंगे तो कॉस 180 डिग्री की वैल्यू -1 होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आ जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर -2 × 10 × 6 cos 180 डिग्री -1। तो यही माइनस यहाँ पे आ गया है, यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं √10 - 6 का होल स्क्वायर। इसको ब्रेक करेंगे तो फिर यही मिलेगा 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर -2 × 10 × 6। यहाँ भी रूट से स्क्वायर कट जाएगा और ये आएगा 10 - 6 यानी कि 4 न्यूटन। तो आर की मिनिमम वैल्यू 4 न्यूटन आया और आर की मैक्सिमम वैल्यू 16 न्यूटन आया। तो आर की वैल्यू मैक्सिमम तब मिलता है जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तो आर की वैल्यू मैक्सिमम मिलता है। और आर की वैल्यू मिनिमम तब मिलता है जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो, यानी कि एक इस डायरेक्शन में तो एक ठीक इसके 180 डिग्री पे इस डायरेक्शन में। यहाँ पे हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जब 10 न्यूटन और 6 न्यूटन सेम डायरेक्शन में लगेगा तो इस पे एफ नेट 10 + 6 16 न्यूटन होगा। तो यही है मैक्सिमम वैल्यू 16 न्यूटन। और जब इसी बॉडी पे इधर लगेगा 10 न्यूटन और ठीक इसके 180 डिग्री पे अपोजिट में 6 न्यूटन लगेगा, तो इस कंडीशन में फोर्स मिनिमम हो जाएगा। 10 के डायरेक्शन की तरफ इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा एफ नेट, ये हो जाएगा 10 - 6 4। तो ये मिनिमम होगा, ये मिनिमम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि जब दो वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो मैक्सिमम मिलेगा, और 180 डिग्री पे यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ऐड करेंगे तो मिनिमम मिलेगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ठीक से देखिए इसको। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं कि अगर दो वेक्टर दिया हुआ हो, दो अनइक्वल वेक्टर, समझने के लिए फोर्स ले लेते हैं कि दो अनइक्वल फोर्स अगर दिया हुआ है तो उन दोनों अनइक्वल फोर्स के हेल्प से नेट फोर्स हम 0 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, एक फोर्स है मान लीजिए 10 न्यूटन और एक दूसरा वेक्टर है, दूसरा फोर्स है 6 न्यूटन। तो इन दोनों फोर्स को अगर किसी भी बॉडी पे किसी भी एंगल पे लगाएंगे तो नेट फोर्स 0 नहीं आएगा, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू आएगा, यहाँ से एफ मिनिमम आ जाएगा 10 - 6। अभी अभी देखे हैं 10 - 6 4 न्यूटन मिनिमम आएगा। 180 डिग्री पे लगाएंगे तो ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर लगा दिए 10 न्यूटन और इधर लगा दिए 6 न्यूटन। तो एफ मिनिमम की वैल्यू 4 न्यूटन अभी भी है इसमें।
क्योंकि दोनों फोर्स अनइक्वल है। अगर दोनों फोर्स इक्वल होता तो इधर 10 न्यूटन और इधर भी 10 न्यूटन, तो नेट फोर्स 0 मिल जाता, एफ नेट 0 मिलता। लेकिन दो अनइक्वल फोर्स है, तो दो अनइक्वल फोर्स के हेल्प से हम लोग नेट फोर्स 0 नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तीसरा एक और फोर्स चाहिए। तो आइए देखते हैं कि अगर ये एक बॉडी है और इस डायरेक्शन में लग रहा है मान लीजिए 10 न्यूटन और एक है 6 न्यूटन, तो तीसरा एक और फोर्स चाहिए और तीसरा इधर कहीं पे लगेगा, मान लीजिए F3 है। F3 और 6 न्यूटन को ऐड होके 10 न्यूटन के इक्वल आ जाना है और 10 न्यूटन जिस डायरेक्शन में है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में भी होना है। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10 न्यूटन मिलना चाहिए और ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में मिलना चाहिए। तो ये दोनों आपस में ऐड होके इसको कैंसिल कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में हमें एफ नेट 0 मिल सकता है। तो एफ नेट 0 करने के लिए, यानी कि किसी भी वेक्टर की नेट वैल्यू 0 करने के लिए, अगर अनइक्वल वेक्टर है तो कम से कम 3 वेक्टर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 2 वेक्टर के हेल्प से हम लोग 0 नहीं कर सकते हैं नेट। अगर अनइक्वल वेक्टर है तो कम से कम 3 वेक्टर चाहिए नेट 0 करने के लिए, क्योंकि अनइक्वल है तो 2 वेक्टर के हेल्प से तो 0 किया नहीं जा सकता। इसलिए 3 वेक्टर चाहिए ताकि 3 में से कोई 2 आपस में कंबाइन होके तीसरे के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड का आ जाए। ऐसा एंगल चूज करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम 3 वेक्टर चाहिए अगर अनइक्वल है तीनों तो नेट 0 करने के लिए। तो ये क्वेश्चन में आता भी है कि अगर अनइक्वल वेक्टर है तो कम से कम कितना वेक्टर चाहिए ताकि नेट 0 हो जाए। तो ये ध्यान रखिएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन है कि 3 वेक्टर गिवन है A, B और C। साथ में इन तीनों वेक्टर का एक रिलेशन भी गिवन है कि वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर B प्लस वेक्टर C। और यहाँ पे फाइंड करना है एंगल बिटवीन A एंड C। A और C वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। और तीनों वेक्टर भी पता है, तीनों वेक्टर में एक रिलेशन भी पता है कि A इक्वल टू B प्लस C। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ से B और C को ऐड करेंगे तो मान लीजिए ये है B और ये है C। इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन्हीं दोनों के बीच में कहीं पे तीसरा वेक्टर मिलेगा A। तो यहाँ ध्यान से देखिए, A भी पता है, B भी पता है और C भी पता है। यानी कि B और C का रिजल्टेंट जो है A, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है और ये भी पता है। तो B और C के बीच का ये एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि A इक्वल टू B प्लस C, यानी कि B और C को अगर वेक्टर तरीका से ऐड करेंगे तो A मिलेगा। तो B और C को वेक्टर तरीका से ऐड करेंगे तो ये लिखाएगा अंडर रूट B² प्लस C² प्लस 2BC कॉस थीटा, और ये बराबर आ जाएगा A के, ये बराबर आएगा A के। और यहाँ से A, B और C की वैल्यू दिया हुआ है तो ये थीटा मिलेगा। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये थीटा B और C के बीच का एंगल है, ये एंगल है B और C के बीच का ये। और क्वेश्चन में पूछा गया है A और C के बीच का ये एंगल वाट है, ये एंगल वाट है। तो यहाँ से इस रूट को इस तरफ लाएंगे तो A पे स्क्वायर आ जाएगा, तो ये आएगा A² इक्वल टू B² प्लस C² प्लस 2BC कॉस थीटा। A की वैल्यू है 5,
तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, इक्वल टू बी का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा, और फिर सी का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। तो 16 + 9 25 प्लस 2 इंटू बी इंटू सी, तो बी और सी 4 3 है, तो 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से देखिए इस 25 से ये 25 कट जाएगा, और 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू 0, यानी कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 डिग्री पे ही 0 होता है। यानी कि बी और सी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इस फिगर को फिर से बनाते हैं। ये है बी और ये है सी, और बी और सी के बीच का एंगल अभी भी निकला है 90 डिग्री, और इधर कहीं पे होगा 5 यूनिट। ये है 5, बी है 4 और सी है 3। ये एंगल पूछा गया है इस ए और सी के बीच का, ये एंगल, इसको अल्फा बोल देते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, तो सी वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल है ये अल्फा, और ये एंगल 90 है। बी और सी के बीच का एंगल 90 है। तो सी और ए के बीच का एंगल अल्फा निकालना है, तो यहाँ लगाएंगे 10 अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और इस एंगल के लिए ये एंगल है सी वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का, तो सी और बी में यही होगा दूसरा वेक्टर और ये होगा पहला वेक्टर। तो ये आएगा बी यानी कि 4 साइन थीटा, और थीटा है बी और सी के बीच का एंगल जो कि 90 है, तो साइन 91। तो बी साइन थीटा यानी कि 4 बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, और ए की वैल्यू यहाँ पे 3 है, सी की वैल्यू, प्लस बी कॉस थीटा। तो बी और कॉस 90 करेंगे तो वो 0 आएगा, तो ये टर्म हट जाएगा यहाँ से। तो 10 अल्फा इक्वल टू 4/3। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 53 डिग्री आएगा, क्योंकि 53 डिग्री की वैल्यू 4/3 होता है। तो यहाँ से ए और सी के बीच का एंगल मिल गया 53 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सब है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है तो ए और बी के बीच का एंगल थीटा कितना होगा। ये क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो सीधी सी बात है, ए क्रॉस बी इक्वल टू होता है ए बी साइन थीटा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, और ए डॉट बी बराबर होता है ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। और क्वेश्चन बोला गया है कि ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ए इंटू बी से ए इंटू बी कट जाएगा और साइन थीटा बाई कॉस थीटा, यहाँ से आएगा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा इसके बाई में आएगा इक्वल टू 1, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा ये टेन थीटा होता है, ये इक्वल टू 1। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू 45 डिग्री आएगा, क्योंकि 10 45 डिग्री की वैल्यू ही 1 होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, यानी कि इस ए वेक्टर का कंपोनेंट इस बी वेक्टर के डायरेक्शन में कितना होगा।
तो इसका थ्योरी हम लोग पढ़े हैं कि ए वेक्टर मान लीजिए ये है और बी वेक्टर ये है। अगर इस ए को बी के तरफ घुमाएंगे तो ए का इफेक्ट कितना आएगा, ये थ्योरी हम लोग पढ़े हैं। जिसको घुमा रहे हैं अगर इसका इफेक्ट इधर देखना है, ए का इफेक्ट बी के अलोंग देखना है तो ए को घुमाना पड़ेगा। तो जिसको घुमा रहे हैं उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे जिसके डायरेक्शन में घुमा रहे हैं उसके यूनिट वेक्टर के साथ, तो बी का यूनिट वेक्टर यही होगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो यहाँ से ए वेक्टर दिख रहा है 2i कैप प्लस 3j कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी के साथ नहीं, बी के यूनिट वेक्टर के साथ। तो बी वेक्टर यहाँ पे दिख रहा है तो पहले बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। तो बी का यूनिट वेक्टर आएगा बी वेक्टर बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो बी वेक्टर तो दिख रहा है, यहाँ से बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2। तो ये आएगा बी कैप आ जाएगा बी वेक्टर बाय रूट 2 यानी कि 1 बाय रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 2 जे कैप, ये आएगा बी कैप। तो ए वेक्टर को डॉट करना है बी कैप के साथ, तो बी कैप आया 1 बाय रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 2 जे कैप। तो यहाँ से आई वाले को आई वाले के साथ डॉट करेंगे तो 2 डॉट 1 बाय रूट 2, तो ये आएगा 2 बाय रूट 2 प्लस जे वाले को जे वाले के साथ डॉट करेंगे तो 3 डॉट 1 बाय रूट 2, ये आएगा 3 बाय रूट 2। और यहाँ पे आई डॉट आई 1 होता है, ये हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, आई डॉट आई 1 होता है, फिर जे डॉट जे भी 1 होता है। तो ये आएगा रूट 2 एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो ऊपर में आएगा 3 प्लस 2 5 बाई रूट 2। तो इतना इफेक्ट आएगा इस ए वेक्टर का इस बी के डायरेक्शन में। यही पूछा गया है यहाँ पे कि फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं, लास्ट है ये। ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन है कि किसी एक पॉइंट से 3 वेक्टर दिख रहा है P, R और Q, और यहाँ पे ये लाइन है ACB, और क्वेश्चन में गिवन है कि AC और BC बराबर है, यानी कि ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, AC और BC इक्वल है। और यहाँ पे फाइंड करना है, फाइंड रिलेशन बिटवीन P, Q एंड R। P, Q और R में एक रिलेशन फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं। ACB इस लाइन में किसी एक तरफ एरो लगाइए ताकि AC को भी एक वेक्टर बना देंगे और CB को भी एक वेक्टर बना देंगे। तो मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में एरो लगा दिए, तो यहाँ भी और यहाँ भी। अब इस O, A और C इस ट्रायंगल को ध्यान से देखिए, तो इसमें ट्रायंगल लॉ जैसा कुछ दिखेगा। P वेक्टर का हेड AC वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, और R वेक्टर P और AC इन्हीं दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट दिख रहा है, क्योंकि P वेक्टर के टेल से AC वेक्टर के हेड तक यही वेक्टर गया है R। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि R वेक्टर बराबर होगा P वेक्टर के प्लस AC वेक्टर के, AC के। अब ध्यान से इस ट्रायंगल को देखिए, तो यहाँ पे ये R है, R का हेड इस CB के टेल से जुड़ा हुआ है, और ये Q वेक्टर R वेक्टर के टेल से CB वेक्टर के हेड तक गया है।
तो इस ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल लॉ से देखें तो दिखता है कि आर वेक्टर और सी बी वेक्टर का समेशन है ये क्यू वेक्टर। तो यहां पर ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आएगा इस ट्रायंगल से Q इक्वल टू आर प्लस सी बी, आर प्लस सी बी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अब सेकेंड इक्वेशन को, इस इक्वेशन को और ठीक से लिखेंगे तो ये आएगा R इक्वल टू क्यू, और इस सी बी को इस तरफ लिख देते हैं तो R इक्वल टू क्यू माइनस सी बी, ये आएगा R इक्वल टू क्यू माइनस सी बी। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब इस फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को ऐड करेंगे। फर्स्ट और सेकेंड इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, ये गिवन है कि AC और BC इक्वल है, ये और ये लेंथ इक्वल है। तो इन दोनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो इस तरफ R और R है तो ये 2R होगा, और ये इक्वल टू P प्लस क्यू, P प्लस क्यू, और यहाँ पे AC और माइनस CB है, और AC और BC इक्वल है तो यहाँ पे AC और BC कट जाएगा, अपोजिट साइन के साथ है। तो यही रिलेशन आएगा कि 2R इक्वल टू P प्लस क्यू। तो यही फाइंड करना था, PQ और R में रिलेशन फाइंड करना था, 2R इक्वल टू P प्लस क्यू। ठीक है। अब आइए जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए दो वेक्टर है A और B। एक वेक्टर है A और एक वेक्टर है B। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है A डॉट B क्रॉस A डॉट A क्रॉस B, ये पूछा गया है, ये इक्वल टू व्हाट है। तो यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, पहले A क्रॉस B करेंगे तो A क्रॉस B करेंगे तो A क्रॉस B वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो राइट हैंड थंब रूल से देखेंगे तो A के तरफ 4 फिंगर और B के तरफ कर्ल कर रहे हैं तो ये नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड आ रहा है, यानी कि A क्रॉस B का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द बोर्ड आ रहा है। और फिर यहाँ पे A के साथ इस A क्रॉस B को डॉट करना है, तो ये है A और ये है A क्रॉस B। तो A जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है A क्रॉस B, यानी कि A वेक्टर और A क्रॉस B वेक्टर के बीच एंगल 90 डिग्री है। ये A है और ये A क्रॉस B है, तो A और A क्रॉस B के बीच का ये एंगल, A और A क्रॉस B के बीच का ये एंगल 90 डिग्री है। तो दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा है और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, यानी कि cos 90 0। तो A और A क्रॉस B का अगर डॉट निकालें तो ये 0 डिग्री आएगा। ठीक है। तो आज हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी किए, क्वेश्चन टाइप थ्योरी भी पढ़े, बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर भी हुआ। तो अब आप लोग वेक्टर का क्वेश्चन बना सकते हैं, कहीं से भी सॉल्व कर सकते हैं। अगला लेक्चर रेस्ट एंड मोशन पे आएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।